चलो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये जो डुअल नेचर है वेव वाला भी और कौन सा पार्टिकल वाला नेचर, इसको चेक किया जाता है कैसे। ठीक है, तो हमारे पास फिजिक्स में ये सब आप क्लास 12th में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय ट्रीटिंग लाइट एज वेव। सुनो, अगर लाइट को आप वेव मान के वेव समझते हैं तो हमारे पास कुछ फेनोमेना है जैसे डिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंड होना। डिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है लाइट आपस में कंबाइन होकर, ठीक है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है? इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। उसको हम लोग क्या, और इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे दिखाई देता है? ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट। लाइट आपस में मिलकर कहीं पर क्या बनाएगी? ब्राइट स्पॉट, और कहीं पर क्या बनाएगी? डार्क। ब्राइट, डार्क, ठीक है, फिर ब्राइट देन डार्क। इसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब लाइट जो है ना आपस में इंटरफियर होकर, ठीक है, ऐसा पट्टा बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको, इस फेनोमेना को हमने कैसे एक्सप्लेन किया? लाइट का बेंड होना, ठीक है। मैं यहां समझाता हूं तुम लोग को लाइट का बेंड। किसी के पास वो पिन है? डिफ्रैक्शन समझाता हूं मैं तुम लोग को। वो हथियार जो तुम लोग का रहता है उसके पास होगा? नहीं, तुम्हारे पास है? अरे ये हथियार, हाँ, ये हथियार है ये इन लोग का, है ना? कोई कुछ बोला है यार? ठीक है, डिफ्रैक्शन बता, डिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसको सामने से देखना आप लोग। हाँ, नहीं दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है पता है? जो सामने से देखेगा ना ऐसे, सामने से देखना पड़ेगा लेकिन साइड से नहीं। सामने से जो देखेगा ना एकदम सामने से, उसको दिखाई नहीं देगा। देखो अभी ऐसे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, लाइट के सामने जो है वो वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है क्या इसका? हाँ, तो ये हो क्या रहा है सुनो। व्हाट इज दिस? ये आपका ना वो मूवी एक, कौन सी? अरे क्रिश का कोई मिल गया नहीं, ये एक कोई आनंद सर के ऊपर मूवी है, सुपर 30, सुपर 30, ऋतिक रोशन। उसके अंदर एक सीन है वो, हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा लाइट रहता है और उसके सामने से वो पास होता है तो दिखाई नहीं देता है। समझ आ रहा है? तो ये क्यों होता है मालूम है? ये एक पतली सी जो पिन है ना, लाइट यहाँ पर जब पड़ती है ना तो बेंड होती है ऐसे। तो यहाँ पर पड़ने के बाद ऐसे बेंड हो जाती है, यहाँ पर पड़ने के बाद ऐसे बेंड होती है। समझ आ रहा है? तो इसको कवर कर लेती है तो ये दिखाई। तो लाइट का बेंड होना ही क्या बोलते हैं अपन? डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। समझा डिफ्रैक्शन क्या है? हाँ, क्या? रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तब बेंड होता है। यहाँ मीडियम थोड़ी चेंज हो रहा है, यहाँ पर बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया हमने, रुकावट लगा दी है, उसके एजेस पर क्या हो रही है? लाइट बेंड हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं? बोलो। तो बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। तो ये फेनोमेना और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जब लाइट आपस में, दो लाइट को हम लोग इंटरफेयर कराते हैं, आपस में मिलती है, तो ये कहीं पर क्या बनाती है? ब्राइट डार्क ऐसे ऑल्टरनेट होते हैं। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये बैंड बनता है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ये फेनोमेना कैसे एक्सप्लेन हुआ? जब लाइट को आपने क्या माना? वेव माना। क्या माना? तो ये फेनोमेना एक्सप्लेन हुआ, इसकी थियरी, लाइट को वेव मानकर, पार्टिकल मान के नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है, ठीक है, दोपहर में बुर्का पहन के बाहर निकला, निकलता भी है हम लोग, समझा? अभी निकला ही बोलेगा ना कोई,
बुरखा पहन के बाहर निकला, समझ आ रहा है? हाँ, कोई निकला ऐसे। हाँ, अभी मिस्टर परफेक्ट आमिर खान जरा इधर सुन, ठीक है? अच्छा नहीं, चल तू नहीं भी निकला तो हमारे सर पे कुदरती ब्लैक बाल है ना? हाँ, तेरे को ना यही हथियार से ऐसा मारो, नहीं इतना काफी है उसको पंचर करने के लिए, समझा? ला अच्छा, हाला ये इतना तेरे लिए भी काफी है। चुप बैठ जा। ए सुनो बच्चों, तो होता क्या है, लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, और लाइट एक एनर्जी लेकर आ रही है, ठीक है? वो जैसे ही क्या करता है, आपसे टकराता है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर करता है, समझ आ रहा है? और वो एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में, समझ आता है? हमको गर्म क्यों लगता है, समझ आ रहा है? हमको गर्म क्यों लगता है, क्योंकि वो वेव आ रहा है, जब टकरा रहा है तो ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, और एनर्जी ट्रांसफर करके टकराने के बाद एनर्जी ट्रांसफर करना, ये नेचर किसका है? पार्टिकल का है। किसका है? पार्टिकल का है। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाले जो फेनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं शॉर्ट में समझाता हूं आपको। आपके पास ना कुछ मेटल की प्लेट्स होती हैं, हम लोग क्या करते हैं इस पे क्या नाम है, रेडिएशन फॉल करवाते हैं, ठीक है, कोई फोटोन एनर्जी, ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, आगे चल के अभी बात करेंगे, प्लैंक्स एनर्जी होता है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ये फॉल करता है, और इस सरफेस के पास क्योंकि मेटल है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री सरफेस पर होते हैं। कहाँ होते हैं? सॉरी, सरफेस पर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ आ रहा है? सरफेस पर बहुत सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये सरफेस को छोड़कर किधर आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से टकराया लाइट, एक रेडिएशन, और उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दिया किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, अब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर किधर आ जाता है? बाहर, और मूव करने लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसको कितना एनर्जी मिली, क्योंकि ये बाहर निकलने में कुछ एनर्जी खर्च करता है, और उसके बाद जो बचेगी एनर्जी उससे आगे मूव करता है। तो ये किसका नेचर हो गया? जैसे एक बॉल है, दूसरे बॉल से मैंने फेंक के मारा, आप लोग पूल खेलते ना, पूल देखा तो है ना? खेलते नहीं है, देखा तो है। तो एक बॉल से आप पुश करते हैं, आप, वो जाता है दूसरे को टकराता है, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये नेचर किसका है? पार्टिकल नेचर है। एनर्जी ट्रांसफर करने का, मोमेंटम ट्रांसफर करने का नेचर किसका है? पार्टिकल का। तो ये सब जो फेनोमेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब ये जो रेडिएशन आ रहा है, इसको जब आप पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे, किसकी तरह? क्योंकि पार्टिकल वाले एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, तब आप ये फेनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहां पर वेव नेचर लेकर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास फिजिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना है, जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये लाइट को वेव मानकर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल मान के वो थियरी एक्सप्लेन नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, और जैसे दूसरे कौन से है हमारे पास? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैं आपको बताता हूं। जैसे एक ब्लैक बॉडी, किसको आप सन को भी एक ब्लैक बॉडी ट्रीट कर सकते हो, या आप लोहे की बॉल ले लो, इसको क्या करो, बहुत ज्यादा हीट करो, वो रेड हॉट हो जाएगा, उसके बाद ऐसे क्लासरूम में रख दो, ठीक है? यहाँ लेकर मत आना कोई, ऐसे हम लोग रख देते हैं कहीं पर, तो वो क्या करेगा अपने अंदर से हीट, आपको मैंने बताया था कि मोड्स, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, और एक रेडिएशन। तीसरा वाला कौन सा बताया था? वो रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, जो वेव फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में वो निकालेगा। बताया था यार, दूर से बैठ के आप जो है वो हाथ पे सेक ले रहे होते हैं, सही है ना? तो वो क्या होता है? रेडिएशन होता है। क्या होता है वो? रेडिएशन होता है। तो वो रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका कौन हो जाएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो जाएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन, लाइट भेजा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है? लाइट, फोटो यानी लाइट होता है, तो लाइट इस पे भेजने की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल के किधर आ गया? बाहर आ गया। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
फोटो इलेक्ट्रॉन, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर है वो फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग फिजिक्स में बात करने वाले हैं आगे चल के। ये दोनों पे पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में, समझ आ रहा है? ये और ये एक अलग से चैप्टर में अपने को डिस्कस कर, छोटा ही चैप्टर है लेकिन अलग से चैप्टर में। तो इनके ऊपर ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हो इनके ऊपर पूरा चैप्टर है। ओके, तो याद रखो, दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट एंड कुड बी अकाउंटेड फॉर कंसिडरिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? पार्टिकल नेचर। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फेनोमेना मैं वेव मानकर एक्सप्लेन कर पा रहा हूं और कुछ पार्टिकल मानकर। यानी वेव का जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका कितना नेचर होगा? बोलो। अब यहां पर कंफ्यूजन है ना कि एक्चुअल में वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर। तो हमने क्या मान लिया? दोनों है। हमने क्या बोल दिया? दोनों है। जब ये ट्रेवल कर रहा होता है तो वेव, प्रोपगेट कर रहा होता है मीडियम से तो वेव, और जब किसी से टकराएगा तो बस खत्म हो गई बात, कंफ्यूजन दूर हो गया। दोनों नेचर होता है, डुअल नेचर। कहानी समझ आई? वेव का कितना नेचर होगा? वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब क्या? समझ आ रहा है? जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके कितने नेचर होते हैं? दो। कौन कौन से? वेव नेचर और एक, अच्छा, वेव नेचर लेकर हमने क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए फिजिक्स के अंदर? कौन सा फेनोमेना? कौन सा? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियर होना मतलब मिलना होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और पार्टिकल लेकर क्या एक्सप्लेन कर पाए? ब्लैक बॉडी, रेडिएशन और फोटो। ये चार नाम याद रखो आप लोग, ये तुम्हारा हथियार। एक बॉडी है, ठीक है, शुरुआत में मान लो वो पूरी तरीके से ब्लैक है, तो आप उसको हीट दोगे, वो पूरी तरीके से क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एक बार एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो क्या करता है? उसको रेडिएट करता है। समझ आ रहा है? अभी आप आगे चल के आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी बात करोगे। फिर फेरिस ब्लैक बॉडी है। कई मरतबा क्या होता है, सुनो, चैप्टर्स में ना सिर्फ नाम नाम आएंगे आपको ये, अब उसके डिटेल में ना अलग से कहीं बात हो रही है, जैसे फिजिक्स में बात होगी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद रखना है। कौन सा फेनोमेना क्या मानकर एक्सप्लेन किया गया? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस क्या मान के एक्सप्लेन किया गया है? वेव, वेव नेचर लेकर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर लेकर, ठीक है। अच्छा, आप सुनो यहाँ पर एक मिनट, ये डिलेमा का मतलब लिख लो आप लोग। एक वर्ड में इसका मीनिंग नहीं है, दुविधा। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर कहते हैं सिचुएशन वॉज पॉस्ट के वेव होगा के पार्टिकल, तो ये दुविधा हो गई ना। समझ आ रहा है? तो दिस इज डिलेमा। डिलेमा का क्या मतलब लिखोगे आप हिंदी में? इंग्लिश में ना एक वर्ड में आंसर इसका ये नहीं है। समझ आ रहा है? ये लिखो दुविधा। क्या लिखोगे? अबे तो हिंदी मिल गया ना अपने को एक वर्ड, ठीक है। सही लिखा ना मैंने, दुविधा, हिंदी वाले। The only way to resolve the dilemma was to accept that light has dual behavior. अब इन दोनों का जो दुविधा थी उसको दूर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है
कि मान लो दोनों नेचर है, ठीक है। अच्छा सुनो, व्हेन, ये देखो ये पॉइंट समझो, व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर, ये किसी मटेरियल के साथ जब इंटरेक्ट करता है, इट बिहेव्स एज पार्टिकल्स, है ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, समझ आ रहा है, मतलब बंडल ऑफ पार्टिकल्स ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और व्हेन लाइट प्रोपगेट्स, यानी जब लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, तो इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप समझ में आ गया क्या। तो डुअल नेचर क्या हो गया, hey, what is dual nature of light? When light interacts with matter, it behaves like a particle, and when it travels or when it propagates, it behaves like a electromagnetic wave. खत्म, याद रहेगा। dual nature of light explain करने आया तो, when light interacts with matter, it behaves like, when it propagates, it behaves like, खत्म हो गया, this is dual nature of light, understood, ठीक है। और इसके बाद आप इतना लिखने के बाद अगर ये भी लिखना चाहते हैं कि वेव नेचर लेकर आपने क्या चीज एक्सप्लेन करी और पार्टिकल नेचर, तो ऊपर से लिख सकते हो आप। अच्छा, अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखता है, सुनो बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है अभी। अभी ईएम वेव क्या है फिजिक्स में, इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चैप्टर है अपना, सब चीज कनेक्टिंग है बच्चों। केमिस्ट्री में आप जो थोड़ा सा पढ़ोगे ना फिजिक्स में, वो बहुत विस्तार से, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है ये, तो फिजिक्स में ही डिटेल में होगा यहां पर भी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा चीजें क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो नाम छुपा है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी जो भी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अपनी लाइट, हमारे पास ना पूरा इसका बैंड है, कम वेवलेंथ से लेकर ज्यादा वेव। आप लोग ने एक्सरे सुना है, गामा रे सुना है, आप लोग ने क्या नाम है, रेडियो वेव सुना है, आप लोग ने विजिबल लाइट सुना है, आप लोग ने इंफ्रारेड सुना है, आपने नहीं सुना है, यूवी सुना है, अल्ट्रावायलेट सुना है, माइक्रोवेव सुना है, ये सब मेरा इस बैंड में आता है। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा क्या है, एक बैंड है, जिसमें कम वेवलेंथ से लेकर ज्यादा वेवलेंथ सब बात करेंगे अपन। अच्छा आइए पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता कैसे। नाम में छुपा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, क्या होता है, और एक होता है मैग्नेटिक, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको दो वेव दिखाई दे रही होगी, एक ऐसे जा रही है ना, मतलब एक ऐसे, ओके, और एक ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये कैसा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है। अभी अगर ये दोनों साथ में चलेंगे, देखो यहां पर ये पॉइंट, ओके, ये ऐसे चला, देखा, मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने, ड्रॉ करूंगा तो आपको फील आएगा, रुको। सुनो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाला बाहर आ रहा है, जेड ले लो, वाई ले लो, ठीक है, और ये वाला हो गया, कितने एक्सिस हो गए, 3। ये वाला जब ऐसे चलेगा ना, उतने सेम टाइम पे, ठीक है, ये वाला देखो किधर आ रहा है, नहीं समझा, ये दोनों साथ में, ये देखो यहां से ये ऐसे जा रहा है, ओके, ओके, क्लियर है, कथक, ओके। अभी आगे सुनो, नेक्स्ट, ये किधर जाएगा, नीचे, और ये जाएगा उस तरफ, मतलब यहां तक पहुंच चुके थे, ठीक है। अभी सुनो, ये नीचे जा रहा है,
ओके देखो यहाँ पर, ओके ये ऐसे गया, इधर आया, अब ये जा रहा है नीचे, नहीं आया समझ में? ओके तो इस तरीके से चलता है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो ऐसे ऐसे पूरा चलता रहेगा। ओके अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका ये फील बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में ये कैसा है। इसको आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मान लेंगे ये वाला, और उसके परपेंडिकुलर में चल रहा है, ये मैग्नेटिक बोल दोगे आप ऐसे, ठीक है। अभी कुछ समझ आ रहा है? धीमे धीमे समझ आ गया ना? अभी क्या है, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता जाएगा ये। एट एवरी पॉइंट ये दोनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखो दोनों एक ही दिशा में प्रोपगेट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है दोनों का, भले ही ये ऐसे ऐसे चल रहा है लेकिन जा रहा वही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी, ठीक है। अच्छा अब वेव को समझाता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने समझ लिया, लाइट लाइट में भी इलेक्ट्रिक, हाँ तो सो रहा था क्या? ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाली लाइन दिख रहा है, परपेंडिकुलर होगा कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक तो ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। ये अभी आगे सुनो बच्चों, तो ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा क्या है, इसमें और भी चीजें अभी समझाता हूं मैं। यहां पर हमारा एक वेव कितना होता है, एक वेव यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या हो जाएगा, वन वेव, एक वेव का लेंथ, वेव लेंथ, एक वेव का लेंथ, इसको डेफिनेशन करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन समझना यही है, एक वेव का लेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है, जिसका सिंबल हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ये बेसिकली सेमड़ा का भाई लैम्डा, हाँ इसको लंगड़ा भी बोलता हूं मैं समटाइम, लेकिन लैम्डा है ये, क्या है ये, लैम्डा, लैम्डा, समझे? ए व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द वेव, समझे? अच्छा अब एक वेव में ना ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और ये डिप्रेशन वाला जो पार्ट है नीचे वाला इसको ट्रफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो नीचे वाला पार्ट हो गया ट्रफ, ऊपर वाला क्या हो गया, क्रेस्ट, समझ आ रहा है, क्रेस्ट ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर आपका क्या बनता है, वेव बनता है, समझ आ रहा है? अच्छा दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसी तरफ जा रहे हैं दोनों। अच्छा ये व्हाट इज दिस, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये वेव इस लाइन से कितना दूरी पर है, इतना दूरी पर है, ये वाला एम्पलीट्यूड होगा क्या, नहीं ये वाला होगा क्या, क्या ये वाला होगा, हाँ ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैक्सिमम जो रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या मेन पोजीशन बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, समझ गया? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वेव में इधर पे ऐसे लाइन बना के लिख दूं, ये 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ऐसे कुछ बोल दूं, है ना 5 नैनोमीटर है, कुछ भी ऐसे नंबर लिख दो, तो ये कौन हो जाएगा आपका, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन, एम्पलीट्यूड। आई होप समझ में आ गया अच्छा अब इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम में जितनी चीज है वो बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत मार खाएगा, मोबाइल अंदर रख दे, क्या कर रहा है मोबाइल में, और तेरे को क्या जरूरत है, क्यों मोबाइल मांग रहा था उसको, तो क्या मांग रहा था,
सुनेंगे अभी। अभी यहाँ पर हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं, जैसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। किसकी बात करेंगे? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ठीक है, आओ उसको बात करते हैं। ठीक है, आगे सुनो। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड नाम से समझ आ रहा है, एक टाइम है ये, लेकिन कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? जब एक वेव बनेगा। कितना वेव बनेगा? एक वेव बनने में ये जितना भी टाइम लगाता है, फॉर एग्जाम्पल एक वेव बना, टाइम लगा 1 सेकंड, दैट इज योर टाइम पीरियड, दैट इज योर। अच्छा, 1 सेकंड में फॉर एग्जाम्पल एक वेव बनने में मान लो 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड टाइम पीरियड हो जाएगा। 0.1 सेकंड लगा, तो एक वेव बनने में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज योर टाइम पीरियड। आई होप समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। टाइम टेकन टू कंप्लीट, इजी डेफिनेशन हो जाता है। हालांकि टेक्स्ट बुक में अभी अपन बात करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको याद करना रहेगा, लेकिन मैं आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग वाली बता रहा हूं। जैसे वेव लेंथ को डिफाइन करने का तरीका अलग है, समझ आ रहा है? लेकिन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ द वेव? समझने वाली होगी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो गया? एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। अच्छा, दूसरा आता है उसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्या आता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग यहां इस्तेमाल करने वाले हैं न्यू। वैसे फ्रीक्वेंसी का सिंबल पूरे फिजिक्स में आप इस्तेमाल करते हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं। न्यू सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एफ इस्तेमाल करते हैं और एन इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ये वाला अभी यहां पर न्यू इस्तेमाल किया जाएगा, तो न्यू। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी का एफ भी इस्तेमाल करते हैं और एन, स्मॉल एन भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल न्यू बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उल्टा होता है। कैसे, ये अभी आपको पता चल जाएगा। मुझे बताओ इसका डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोला अभी? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, जिसका मतलब हिंदी में मतलब निकालूं तो एक वेव बनने में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है सुनो। एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है? एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना वेव बन रहा है? अब फॉर एग्जांपल एक सेकंड में आपके ऐसे 10 वेव बन गए। एक वेव मतलब मालूम है आपको कितना? ऐसे 10 बन गए, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 10। एक सेकंड में जितने वेव बनेंगे दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब बोलने में क्या उल्टा नहीं लग रहा है? सोचो, मैंने टाइम पीरियड को बोला, टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एक वेव में कितना टाइम, दैट इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहा हूं एक टाइम में या यूनिट टाइम में कितना वेव। उल्टा नहीं हो रहा है बोलने में, फॉर्मूला भी उल्टा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये इसका सिंबल है कैपिटल टी, इसका है न्यू, और न्यू इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1/T। बोलने में उल्टा है तो फॉर्मूला भी उल्टा है। अब आप खुद ही बता दोगे, सुनो। अगर बच्चों मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं आपके सामने बना के बताता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना वेव बन गया बच्चों? 10 वेव बना। ये 1 सेकंड में बना। कितने सेकंड में बना? 1 सेकंड में 10 वेव बना। क्या आप बता सकते हो एक वेव बनने में कितना टाइम लगेगा? कितना आएगा? 0.1। तो अब देखो 0.1, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे ऐसे करके लास्ट में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। कुछ आया बात समझ में? फॉर्मूले से भी देख सकते हैं हम लोग। ये अगर आपका कितना है 0.1 सेकंड, एक का कितना टाइम निकाला आपने? 0.1, और कितने वेव बने थे? 10। तो अगर मैं यहां पर 1/0.1 रख देता हूं, पॉइंट हटाऊंगा, 10 हो गया कि नहीं? और आप चाहे तो ये टी का फॉर्मूला हम लोग अगर ऐसे लिखें, फ्रीक्वेंसी मान लो आपको पता है 10, तो 1/10। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कहानी, एकदम एकदम फील आ गया इसका। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होता है?
नंबर ऑफ वेव अकर इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव अकर इन यूनिट टाइम। अंडरस्टूड? आप जैसा मैंने बोला वैसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज जैसा बुक में दिया हुआ है वैसे वो भी रीड कर लेंगे। मैंने एकदम अंडरस्टैंडिंग भाषा में आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, आप बात करेंगे बच्चों हम लोग वेव नंबर की, किसकी बात करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ नहीं आता है, सुनेंगे अच्छे से इसको। वेव नंबर मतलब ये सिंबल है इसका, न्यू बार। न्यू कौन है? न्यू तो फ्रीक्वेंसी है। अब इसको भी न्यू ही सिंबल क्यों दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर अलग बताने के लिए बार लिख दिया अपने। रीजन ये है कि ये भी फ्रीक्वेंसी की तरह ही है, फ्रीक्वेंसी की तरह ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। बस यहां पर अपन बोलते हैं कि एक सेकंड में कितना वेव बना, यहां पर मैं बोलूंगा एक मीटर में कितना वेव बना, एक मीटर में, यूनिट लेंथ में। तो ये बेसिकली होता है लंगड़े का उल्टा। किसका उल्टा? लैम्डा का उल्टा होता है वेव नंबर। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों सुन जरा, सुनिए सुन जरा, सुन जरा, सुनिए सुन जरा। ओके, अब मैं वेव बनाने जा रहा हूं, जरा देखना। ये मान लीजिए बच्चों 1 मीटर का लेंथ है, और यहां पर मैं एक वेव बना दिया। कितना बन गया? 2। कितना बन गया? 3। अबे बनाने तो दे। 5 हो गया। 6। ठीक है। कितना बना था बच्चों? 7 बन गया ना? हो गया 10। ओके, अब मान लीजिए बच्चों ये पूरा लेंथ ना 1 मीटर है। ये पूरा लेंथ कितना है? 1 मीटर में आपने देखा कितने वेव बने हुए? अच्छा, और अगर मैं आपको बोलूं ये पूरा 1 मीटर है, तो एक वेव का लेंथ कितना होगा? चुप रहे। ठीक है, तो 0.1। अच्छा, वो सेंटीमीटर में बोल रहा है, सेंटीमीटर में बोल रहा है, मीटर में बोलना। 0.1 मीटर कहानी चल रही है मीटर में। अब तो सेंटीमीटर में रखेगा तो आंसर नहीं आएगा फिर। ये पूरा आपको समझ में आ रहा है? पूरा डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने वेव बने हुए? 10। 1 मीटर में 10 वेव बने, और एक वेव का लेंथ यहां पर कितना आ रहा है? क्या ये आपका लंगड़ा नहीं हो गया? अच्छा, आप सुनो, न्यू बार का फॉर्मूला हमने बढ़ाया है 1 अपॉन लंगड़ा, 1 अपॉन। अच्छा, लंगड़ा कितना है? 0.1 मीटर। पॉइंट हटा, कितना आ गया? 10। क्या है ये? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ, यानी एक मीटर के अंदर कितना वेव बना? 10 बना था कि नहीं बना? ये आपको मिल गया। ये फ्रीक्वेंसी की तरह नहीं आ रहा है। वहां पर अपन कैसे बोलते थे? यूनिट टाइम में। यहां पर यूनिट लेंथ में बात करते हैं। नंबर ऑफ वेव अकर इन, या पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से इसका फील आप कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। वेव लेंथ है और यहां पर वेव नंबर है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये याद रहेगा, वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे का उल्टा है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा है। अंडरस्टूड? तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच। अगर इसका अंडरस्टैंडिंग समझोगे तो आपको क्लियर कट पिक्चर क्लियर होगी। तो ये एग्जांपल था जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं एक्चुअल में कि क्या है। आ जाओ यहां बात करते हैं।
अब आपको यहां पर क्या डेफिनेशन याद करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव में। आप सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर हम लोग वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, एम्पलीट्यूड है। बता चुका हूं ना ये सारी चीजें, नहीं बताया? चलो पहला देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये डेफिनेशन हो गया। अब बोलेंगे सर ऐसा तो आपने समझाया नहीं। मैंने आपको ये बताया ना एक वेव का लेंथ लैम्डा होता है। ये अगर आप इस ग्राफ में देखोगे, इस ग्राफ में देखोगे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। अगर मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाऊं, ये क्रेस्ट है और ये भी क्या है, क्रेस्ट। कॉन्जिगेटिव यानी एक के बाद एक आने वाला। ये वाला क्रेस्ट आया, उसके जस्ट बाद ये वाला क्रेस्ट आया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, लैम्डा होगा। ठीक है। अच्छा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा और शिफ्ट होता हूं। यहां से इधर आया तो ये आया, ठीक है। यहां से इधर आता हूं, फिर से एक वेव आएगा। इधर आ गया तो ये कौन है, ट्रफ। तो दो कॉन्जिगेटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा होगा। देखो ये आपको समझ आया कि नहीं? आप डायग्राम में एक काम करो, लिखिए इसको। ये डायग्राम में ऐसे पॉइंट बनाइए, इधर और इधर। दिस इज ऑल्सो लंगड़ा एंड दिस इज ऑल्सो लंगड़ा। लैम्डा है क्या, एक वेव का लेंथ है। डिफाइन करने के लिए आप क्रेस्ट और ये ट्रफ्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होगा वही ये भी होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव मतलब सक्सेसिव, एक के बाद एक आने वाले। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि ये वाला क्रेस्ट और फिर उधर कहीं का क्रेस्ट पकड़ोगे आप, इसके जस्ट बाद आने वाला क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ। अच्छा किसी ये देखो यहां पर आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो कई मरतबा आप इसको गलत इंटरप्रेट कर लोगे, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है, क्रेस्ट और ट्रफ। तो जब आप पढ़ते हो इंग्लिश में और समझते हो हिंदी का और, नहीं समझे बात को, आप बोलोगे क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। नहीं, या तो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और ट्रफ्स लिखा है, देखो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है वहां पर, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। गलत इंटरप्रेट मत करना। क्रेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा नहीं है, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का या ट्रफ ट्रफ के बीच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, इसको तो अगर ऐसे करेगा तो नीचे वाला ट्रफ होता है और ऊपर वाला क्रेस्ट रहता है, नीचे वाला ट्रफ होता है। हाँ ये दोनों के बीच में इसके और इसके बोल सकता है। तो दिस इज अगेन लंगड़ा। ये पीछे वाला तो पीछे वाला ले, सेम होने वाली बात रही। ये आई होप समझ में आ गया। हाँ ट्रफ का मतलब डिप्रेशन होता है, तो नीचे वाला डिप्रेशन ही है ना। ये डेफिनेशन देख लो, क्या ये लिख सकते हो अपने, ये यहां पर इधर देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव क्रैश और ट्रफ्स वेवलेंथ। ज्यादा बकवास नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लंगड़ा बराबर लैम्डा, ग्रीक लेटर इसका नाम लैम्डा बोला जाता है। एसआई यूनिट लेंथ है रे भाई, मीटर। लेंथ का एसआई यूनिट का व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ये वेव का नंबर है, मतलब कितने वेव बनेंगे। नंबर ऑफ वेव्स दैट पास इन अ गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहे हैं ना ऐसे, तो कितने वेव, या तो आप ऐसे बोल सकते हो एक सेकंड में कितने वेव बन रहे हैं, या एक पॉइंट से, क्योंकि ये आगे ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव चले गए। एक सेकंड में 10 वेव चले गए, मतलब 10 वेव बने भी। समझ आ गया? आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रहे होते हैं, प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, पढ़ते क्या है इसको, याद रखो वी जैसा होता है, लेकिन यहां पर आपको ऐसे गोल घुमाना होता है, ध्यान रखना। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, हर्ट्ज। और ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है ना, टाइम का उल्टा होता है, टाइम का होता है सेकंड, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो आप हर्ट्ज बोलो और क्या बोल सकते हो,
सेकंड इनवर्स, आप चाहे तो यहां पर ना फॉर्मूला लिख लो, सेकंड इनवर्स क्यों आ रहा है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकंड रेस टू कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, और यू कैन राइट हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। मिटा दें इसको, सब लिखा है, पर फॉर्मूला वगैरह नोट कर लेने का। ये वेव नंबर क्या है, ये देखो, एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना वेव बनेगा। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। समझ आ रहा है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ वेव नंबर। ओके, वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। हाँ, न्यू ही सिंपल क्यों इस्तेमाल किया, फ्रीक्वेंसी की तरह है ये। कॉमनली यूज यूनिट फॉर दिस, ये किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, वेवलेंथ का, लंगड़े का उल्टा होता है। लंगड़े का यूनिट होता है मीटर, इसका होगा मीटर इनवर्स। हाँ, सीजीएस में बात करें सेंटीमीटर इनवर्स, एसआई में बात करेगा तो मीटर इनवर्स। ये देखो एसआई यूनिट इज सीजीएस है वो, समझा। फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू बराबर, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, क्रेस्ट का हाइट है ना मैक्सिमम, या ट्रफ का हाइट भी बोल सकते हो आप, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और हाइट ऑफ द, कुछ आया समझ में। अच्छा एक और बात, यहां पर ना कोई रेडिएशन होता है ना तो उसकी इंटेंसिटी होती है, हाउ इंटेंसिटीज, समझाने के लिए मैं लाइट अगर बात कर रहा हूं तो इंटेंसिटी आप ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हो, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन आपको याद रखना है, ये भी अपने को आगे काम आएगा 12th में फिजिक्स के चैप्टर में। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये रिलेशन याद रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में वर्ड्स में सवाल आ सकता है। समझ गए, क्या इतनी कहानी समझ आई सभी बच्चों को, ईएम वेव समझ में आया कि नहीं बच्चों। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, फिजिक्स में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ऐसा वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है फॉर इट्स प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हमारे पास है, इनको किसकी जरूरत नहीं होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप सोचिए, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है एक, अब हमारे अर्थ के अराउंड में एक मीडियम है, आपको पता है एटमॉस्फेयर है, वो एक मीडियम है एयर का, है ना। जब सन से लाइट हमारे तक आ रही होती है तो बीच में तो वैक्यूम पड़ता है ना, लेकिन फिर भी ये यहां तक पहुंच जाती है, इसका मतलब इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमारे पास और भी दूसरे वेव्स है, जैसे साउंड, समझ आ रहा है, साउंड वेव आपको पता है ये किस वजह से आप तक पहुंच रहा है, मैं जो बोल रहा हूं आप तक कैसे पहुंच रहा है, एयर मीडियम की वजह से। जब मैं कुछ बोलता हूं तो ये एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, नहीं, यूवी भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझ आ रहा है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। और हमारे पास दूसरा हम लोग मैकेनिकल वेव बात करेंगे, जिसके अंदर एक साउंड वेव आ जाता है, जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर यहां पर एयर मीडियम नहीं होगा तो मैं आपको जो भी बोलूंगा वो आप तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि एयर वाइब्रेट नहीं होगा, फिर उसके आगे आपके जो कान के जो वहां पर क्या नाम है हेयर्स होते हैं वहां पर, वो वाइब्रेट नहीं होंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
नहीं आ रही बात समझ में? अरे बोलना। साउंड वेव याद रखिएगा, साउंड जो वेव होता है वो एक मैकेनिकल, और उसमें भी अपन टाइप्स पढ़ेंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल। और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लाइट, लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ट्रांसवर्स है, और वो वाला ये वाला अपन ये पूरा डिस्टिंग्विश इसमें समझ लेंगे किसके अंदर, साउंड चैप्टर में। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मतलब अगर वो एक जगह दूसरी जगह जाना है, उसको मीडियम की जरूरत अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बिंदास चलेगा, अपन चला जाता है, ऐसा ईएम वेव बोलता है। अंडरस्टूड? ये आगे सुनो। हमने यहां पर ये लाइन वाइज इसमें क्वेश्चन कर रहे थे कि अपन जरा पीछे जाना। पहला सिर्फ करवाया ना मैंने, और अभी नहीं करवाया मैंने। ओके, चलो इसका थियरी कर लेते हैं पहले। हाँ ए हाँ, प्लांक्स क्वांटम थियरी। हाँ बता रहा हूँ। हाँ क्या टाइम पीरियड ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव लिख दिया तो बस हो गया। ये सुनो बच्चों, इधर पे ये सब सिर्फ एग्जांपल दिए गए हैं, यहां फॉर्मूला बता दे रहा हूं, जरा इसको हाईलाइट कर लेना। और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी ईएम वेव हैं, वो कितने से ट्रैवल करते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। किससे ट्रैवल करते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट किसकी पता है कितना होता है? 10th में पढ़ा हुआ है आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना है? अच्छा, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ये स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है कि नहीं है? साइड में नोट कर लेना। ये फॉर्मूला कैसे बना इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपका जब एक वेव बनता है, कितना वेव बनता है बच्चों? बताओ, इसका डिस्टेंस कितना होता है? एक वेव का लेंथ कितना होता है? लैम्डा। तो डिस्टेंस की जगह रख देंगे। अच्छा, एक वेव जब कंप्लीट होता है, जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? एक वेव जब कंप्लीट हुआ, जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज व्हाट? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव क्या था? हाँ, सिंबल क्या था? कैपिटल टी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने से ट्रेवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है स्मॉल सी। क्या होता है? तो स्पीड की जगह मैंने लिख देता हूं सी। सी का फॉर्मूला बन गया लंगड़ा बाई टी। अबे खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा बोल, बैठ तो सकता है ना। बस बस अब मुझे कौन बताएगा, इतना समझ आया? 1/t टाइम का उल्टा कौन होता है? फ्रीक्वेंसी। न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? म्यू नहीं, न्यू न्यू। 1/t इज न्यू। बन गया फॉर्मूला, समझ आया? C इज इक्वल टू न्यू। लंगड़ा कहां से आया? दरवाजे से आया। फॉर्मूला क्या है सुनो, सी, सी न्यू लंगड़ा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर हो गया? बना कैसे लिख दिया ना।
नेक्स्ट बात करते हैं। और ये सी की वैल्यू याद रखो आप लोग, हाँ, सी की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ कहाँ लिखा हुआ है? इधर ही देखो, नंबर लिखा होगा, देखो ये इतना नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको 3 × 10⁸ लिखा करता है। तो आई होप ये यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग प्लांक्स क्वांटम थियरी। प्लांक्स की क्वांटम थियरी, प्लांक साइंटिस्ट था। अच्छा, फोटोन अभी आपको समझ में आया ना? ये लाइट किसी से टकराएगा तो क्या नेचर होगा इसका? पार्टिकल नेचर। और जब वो पार्टिकल नेचर होगा तो हम उसको एक नाम दे, पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरह नाम देना पड़ेगा। अगर आप उसको पार्टिकल नेचर बोल रहे हो तो पार्टिकल की तरह, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं, वैसे ही मुझे लाइट को भी नाम देना पड़ेगा, फोटोन। समझ आ रहा है? जिसको नाम दिया गया था क्वांटा। क्वांटा, क्वांटा मतलब क्वांटा यानी वन पैकेट ऑफ एनर्जी। इसने बोला कि ये प्लांक्स क्वांटम थियरी क्या है? प्लांक्स बोलता है कि जब लाइट ट्रेवल करता है तो इट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का पैकेट आगे ट्रांसफर हो रहा है। और वन पैकेट को उसने नाम दिया था क्वांटा। ठीक है? अच्छा, उसको ही फोटोन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? और एक पैकेट ऑफ एनर्जी कितना होता है, यानी वन फोटोन का कितना एनर्जी होता है, या क्वांटम बोला गया, देखो यहां पर क्वांटम, क्वांटा क्वांटम वही। ए इसका एनर्जी कितना होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला किसने दिया? प्लैंक ने दिया। प्लांक्स क्वांटम थियरी बोलते हैं इसको। ठीक है? मैक्स प्लांक पुट फोर्थ हिज क्वांटम थियरी टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एनर्जी ऑफ ईएम रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। प्लांक गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। सबसे छोटी एनर्जी का जो पैकेट है उसको नाम उसने दिया क्वांटम। क्या नाम दिया? तो क्वांटम थियरी। समझ आ रहा है? तो क्वांटम नाम दिया टू दी स्मॉलेस्ट। क्वांटम मतलब ही छोटा होता है, स्मॉल क्वांटिटी में। कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशन। द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम और वन फोटोन इज एच न्यू। अच्छा, आप बोलेंगे अभी एच क्या है? न्यू तो समझ आ रहा है, ई एनर्जी है। ई कौन है? एनर्जी ऑफ फोटोन। ई कौन है? एक बार फॉर्मूला याद कर लिया ना, ये अपने को बस इतना ही याद रखना है। प्लांक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एच न्यू। न्यू आपको पता है फ्रीक्वेंसी है। एच कौन है अब यहां पर? एक्स, एच यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच की वैल्यू भी याद रखना है आपको। ये दिया हुआ ना, इसको भी आप 6.6 राउंड ऑफ कर लो, 6.63 कर सकते हो उसको। 6 राउंड ऑफ करेंगे तो 3 नहीं हो जाएगा? 6.63 यूनिट याद रखना, जूल सेकंड। यूनिट क्या होगा? जूल सेकंड। इतना समझ आया? ये सुनो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए वेव को क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल मानना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल है तो पार्टिकल के हिसाब से उसका नाम भी, नामकरण भी करना पड़ेगा। तो वैसे प्लांक्स ने तो इसका नाम क्वांटम बोला था, वन पैकेट ऑफ एनर्जी, लेकिन इसी को बाद में चल के फोटोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अब मैं अगर आपसे ये पूछूंगा ना, फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्या बोलोगे? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, वी मत बोल देना। एच कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम आने वाला। अंडरस्टूड? तो इसको याद रख लेंगे। ठीक है? फिर आगे चल के भी अपने को काम आने वाला, तो इसको याद रखो अच्छे से।
अच्छा, बाद में ना इस क्वांटम थियरी का इस्तेमाल करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, ये सुनो बात को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था प्लांक्स ने, ठीक है, पार्टिकल नेचर और फोटोन एनर्जी एच न्यू लेकर। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। किसको याद आ रहा है? इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लाइट इसके बाद भेजूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको? इसको किसने एक्सप्लेन किया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी इसी को इस्तेमाल करके किया हुआ है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ एनर्जी एच न्यू, फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास। अच्छा, उसके बाद और एक चीज, फोटोन का रेस्ट मास, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। फोटोन एक्चुअल में कोई पार्टिकल है क्या? नहीं ना, ये तो लाइट है, वेव है ना, पार्टिकल नेचर रखता है वो। तो जब सच में कोई पार्टिकल नहीं है तो उसका मास जीरो रहेगा। रेस्ट मास याद रखिएगा, आपको ऐसे अगर सवाल पूछेगा व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, जीरो। ये याद रहेगा सभी बच्चे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन एक्चुअल में कोई पार्टिकल थोड़ी है, ये तो रेडिएशन को हम लोग मानते हैं उसका एक पैकेट ऑफ एनर्जी को, पार्टिकल नेचर सिर्फ है उसका। अच्छा, आई होप यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये देख रहे हो कुछ? इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या है मैं बताता हूं, क्या है हम बताते हैं, अभी रुको। सुनेंगे सभी बच्चे, सुनेंगे। अगर ये कहानी दी नहीं है बुक के अंदर, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हो तो आगे का पूरा लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है समझेगा। पहले मैं थोड़ा सा क्लास 10 से इसको कनेक्ट करता हूं। आप लोग ने प्रिज्म पढ़ा है ना? ठीक है, आपको याद है कि जब हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट इधर से पास करते हैं, ठीक है, तो आपके यहां पर, ठीक है, यहां पर हमने स्क्रीन लगाया, ये स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है? 7 कलर का बैंड दिखाई देता है, उसको आप क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रम। याद आ रहा है? ओके, तो यहां पर मुझे इस स्क्रीन के ऊपर कलर बैंड दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर आपको रेड दिखाई देता है, सबसे नीचे वायलेट, विप ग्योर, ऐसे नीचे से ऊपर तक बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, सिर्फ स्पेक्ट्रम। सिर्फ क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पट्टा, बैंड, तो कलर के बैंड्स मिलते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, और सुनो, ये सारे बैंड जो है ना कंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं कंटिन्यूअस? का क्या मतलब है? एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। कलर बैंड्स एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई देंगे, कंटिन्यूअस मैनर में होंगे, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी कहीं पर। अच्छा, अब इतना समझ में आ गया है, तो अब हम लोग बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करते हैं? यहां पर बच्चों हमको एक बल्ब लेना है, यहां पर आपको क्या लेना है? एक, इसके अंदर, बल्ब के अंदर जैसे तार होता है, फिलामेंट, वो फिलामेंट है, टंगस्टन वाला फिलामेंट, पता है? ये ऐसी वाली लाइट है, आप चाहे बल्ब ऐसे लगा लो। हाँ, और इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जैसे ही ऑन करता हूं, ये वाला जो तार है वो एकदम रेड हॉट हो जाएगा। अब इसके आसपास की जो गैस है, हाइड्रोजन गैस, जब वो हीट हो जाएगा, एकदम रेड हॉट हो जाएगा, तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना। अब एक हाइड्रोजन को अगर आप देखो, हाइड्रोजन के एटम को बता रहा हूं मैं, हाँ, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, और ये और हायर ऑर्बिट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये समझ पा रहे हो आप? बोले सर होता कहां पर है लेकिन खाली है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आ रहा है?
हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हीट निकाल रहा है वो रेडिएशन फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कितने हैं? 3 ना, उसमें तीसरा बात कर रहा हूं, रेडिएशन। यानी हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में इसके पास ऐसे आती है। तो मैं यहां पर आते हुए बता रहा हूं, देखो ये कौन सी वेव आई? हीट रेडिएशन। ये एक एनर्जी है, ये क्या है? उतनी एनर्जी ये क्या किया? एब्सॉर्ब। अब सुनो बात को, इसकी कहानी कुछ ऐसी है, आप अर्थ के ग्राउंड पर हो, बराबर है, ग्राउंड फ्लोर। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड फ्लोर। अब आपको सडनली कुछ पावर मिल जाता है ऊपर से, ऊपर वाले की तरफ से, है ना, और आप बन गए रातों रात सुपरमैन। ठीक है, ये इधर सुनो, सुपरमैन बन गए, उड़ना है अपने को। ये इधर सुनो, इधर कहां झोपड़पट्टी में उड़ते बैठेगा? हाँ, उसके लिए कंटिन्यूस बिल्डिंग चाहिए। ओके, सुपरमैन को ऐसा डायरेक्ट ऐसा हाथ किया। या अगर इंडिया में हम लोग बात करें, शक्तिमान की बात कर लेते हैं। ओके, आप सुनो बात को। आपको कुछ एनर्जी मिल गई ऊपर वाले की तरफ से, अब आप बन गए सुपरमैन। आपको मालूम है कि आपके पैर जमीन पर टिकने वाले, अब आप उड़ोगे, ये भी उड़ेगा। तो आप सुनो, डिपेंड करता है इसको कितना एनर्जी मिला। कम एनर्जी मिला तो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा यहां पर। ठीक है, आपको भी सडनली अगर ऐसे एनर्जी मिले, एक्साइटेड होकर डायरेक्ट सीधा ऊपर, है ना। अभी सुनो, एक्साइटमेंट कितने देर तक रहता है? नहीं, एक्साइटमेंट कितने देर होता है? जैसे अभी कुछ जोक हो रहा है क्लास में, आप कितने देर तक हा करते हो, बस खत्म? क्या हंसते रहते हैं आप? एक्साइटमेंट जो है ना, यहां पर भी एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी देर के लिए रहेगा। कितने देर के लिए रहता है? मतलब 10⁻⁻8 सेकेंड, बहुत छोटा होता है। अच्छा, उसके बाद ये वापस आएगा, मम्मी की याद आएगी, घर पे वापस तो पलटेगा ही ना। ओके, लेकिन आप सुनो, ऊपर गया था तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था, है ना। अब अगर उसको ऊपर से नीचे आना है तो ओके, तो आप ध्यान दो, जैसे ही ये ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी एक फोटोन एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? फोटोन एनर्जी। तो ये फोटोन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फोटोन एनर्जी वो निकालेगा, वो फिर आपको यहां से आती दिखाई देगी, वो यहां से आती दिखाई देगी। अभी तो मैंने एक हाइड्रोजन की बात किया, ये जो लाइट आ रही है ना, ये कौन है? ये फोटोन है। समझे नहीं समझे? अच्छा, दूसरा सुनो, इधर सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो यहां पहुंचता, वहां से नीचे आता तो डिफरेंस और ज्यादा होता, तो एनर्जी ग्रेटर देन दिस, उससे ज्यादा एनर्जी निकालता। अच्छा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? न्यू की जगह आपको पता है सी बाय लेमडा रख सकता हूं। कैसे पता है? सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़ा है, ये लंगड़े को इधर भेजा तो सी बाय लेमडा इज इक्वल टू न्यू होता है ना, तो मैं न्यू की जगह क्या रख सकता हूं? सी बाय। अब मैं आपसे पूछता हूं, ई और लेमडा में क्या रिलेशन है? इनवर्स है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका लंगड़ा कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अच्छा सुनो, पहली बार में ये वाला निकला, अगर मान लो इधर पे बहुत सारे हाइड्रोजन है, एक ही थोड़ी है, किसी का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया था तो वहां से रिटर्न आएगा, वो फोटोन निकालेगा ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, किसी का इलेक्ट्रॉन ज्यादा एब्जॉर्ब किया था किसी का हाइड्रोजन ने, इलेक्ट्रॉन यहां से रिटर्न आ रहा है तो उसकी अलग फोटोन आएगी। तो यहां पर बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, यहां से क्या हो रहे हैं? बहुत सारे, सुनेंगे बात को, अलग अलग फोटोन आ रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ वाले। अलग अलग एनर्जी मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग वेवलेंथ। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट यहां से एंटर करते हैं। आपको प्रिज्म मालूम है? प्रिज्म, उसमें जब आप व्हाइट लाइट भेजते हो, व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 विबग्योर। क्या ये पूरे विबग्योर सारों का वेवलेंथ अलग होता है? सोचो, सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड। सबसे ज्यादा किसका होता है? अच्छा, रेड वाली सबसे कम बेंड होती है, ज्यादा बेंड होती है?
कम बेंड होती है। रेड वाली को प्रिज्म सबसे कम बेंड करता है, रेड वाली को सबसे। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा कम बेंड होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा बेंड होगा। हाँ देखो ना, आप ये वायलेट लिखते हो और इधर पे रेड लिखते हो ना, सबसे ज्यादा बेंड वायलेट होता है, सबसे कम बेंड कौन होता है, रेड होता है। ये बात ध्यान रहेगा, इसलिए तो डेंजर सिग्नल रेड के बने होते हैं, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से। फॉग वगैरह में बेंड कम होगा, दूर से दिखाई देगा, समझ आ रहा है। अदरवाइज क्या नाम है, स्कैटर हो जाता है वायलेट वाला, बिखर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आगे रेड सिग्नल है कि नहीं मतलब डेंजर सिग्नल है कि नहीं। अच्छा अब सुनो, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन लगाते हैं, क्या करते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, अलग अलग फोटोन विद अलग अलग एनर्जी और वेवलेंथ। ठीक है, अभी सुनो, सबसे कम वेवलेंथ वाला अपने को, ये वाला कम वेवलेंथ वाला होता है और ये वाला क्या होता है, ज्यादा। तो सबसे यहां पर इस तरफ कम वेवलेंथ वाला एक लाइट दिखाई देगा, पूरा डार्क है ये, पूरा कैसा होगा ये, डार्क स्क्रीन होगा, और बीच में एक लाइन दिखाई देगी सिर्फ। ठीक है, फिर थोड़े से स्पेस में बीच में सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, फिर स्पेस में थोड़ी सी एक, ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या है ये, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो गया, समझ आ रहा है। पहले कलर वाले में आपको बैंड मिलता था जो कि कंटिन्यूअस होता था, और ये वाला आपका कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ लाइंस दिखाई दे रही है, और बाकी पूरा स्क्रीन पीछे कैसा एकदम ब्लैक दिखाई देगा, सिर्फ यहां यहां आपको लाइंस दिखाई देंगी लाइट वाली, यहां उजाला दिखाई देगा, वो भी लेकिन एकदम पतली लाइन में। दैट इज व्हाट, लाइन स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, आई होप समझ में आ गया लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको स्पेक्ट्रम समझ में आना चाहिए था। तो देखो ये देख लो यहां पर, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको समझाया बनता कैसे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब हम लोग ने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से ना, जिन्होंने अभी कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया था, समझ आ रहा है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ये पूरी वेवलेंथ को स्टडी किया था, सारी अलग अलग वेवलेंथ। तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट के हिसाब से अपना अपना रेंज ले लिया। जैसे आप ये वाला देखोगे, ये वाला रेंज, ये कौन है, पैशन, ये कौन है, पाल्मर, ठीक है, ये वाला कौन है, लाइमन। तो ऐसे हमारे पास 6 साइंटिस्ट है टोटल, टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ 5 के नाम दिए गए, और यहां सिर्फ अभी 3 ही दिख रहा हुआ। तो आपका लाइन वाइज अगर बात करूं तो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, हम्फ्री, आफरीन नहीं। ये देखो, ये नाम आपको यहां मिल जाएंगे, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट। इसको पफंड नहीं पढ़ेंगे, पी यहां पर साइलेंट है, फंड। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पूरे पूरे याद करेंगे आप। लाइन स्पेक्ट्रम जो आपने देखा, उसके अंदर अलग अलग जो सीरीज है वो इनके नाम के हिसाब से चली। और एक 6th वन कौन है पता है, अरे अभी नाम बोला ना मैंने, हमफ्री, हम फेरी है या फरी, एक मिनट रुक जाओ, स्पेलिंग जरा चेक कर लेते हैं। हमफ्री, हमफ्री, REY। ओके, हाँ ये 6th वन है, मतलब अपने को अभी 5 ही दिया हुआ है, 6 तक चलता है ये लाइन वाइज याद रहेगा। ये क्या था, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। इनको इनको आपको लाइन वाइज ही याद करना है, आगे पीछे नहीं याद करना है। रीजन बताऊंगा, क्योंकि लाइन वाइज याद करते हो तो नंबर पता चलता है इनका, आगे बताऊंगा, लाइन वाइज ही याद करेंगे इसको। बोलो,
ये 6 होगा और ये 7 8 9, 5 है ना ये, तो ये होगा 6 और ये वाला 7 8 9 ऐसे, उससे ज्यादा। ये 5 है तो देख 6 7 है, 4 है तो 5 6 7 8, इससे ज्यादा बताता हूं अभी। अभी फिलहाल नहीं, अभी फॉर्मूला करूंगा उसके बाद बात करेंगे इसको। अभी मैंने आपको ए पीछे बॉयज, मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम समझाया, ठीक है, कैसे बना वो आपको समझ आया ना। हाइड्रोजन का बल्ब जलाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में जाता है, जब दोबारा आता है तो फोटोन निकालता है, जितने ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो उतना ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग वेवलेंथ वाले पूरे ऐसे निकले, इससे पास हुए, तो अपने को यहाँ पर क्या नाम है, स्क्रीन पर क्या मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो ब्राइट लाइन मिलती है वो एक लाइन्स होती, पट्टे नहीं मिल रहे पूरे विबग्योर की तरह, पहले की तरह, समझ गए। अच्छा, अब ये जो अलग अलग वेवलेंथ का पूरा हमारे पास ईएम वेव आया, हमने इनको क्या एक जो है ना, जो जो साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया उसके हिसाब से हमने उसको क्या बना दिया, अलग अलग सीरीज बना दिया। तो लाइन वाइज आपको ना अभी फिलहाल ये पूरे साइंटिस्ट के नाम याद कर लेने अभी तक के लेक्चर में, फिर आगे चल के मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि आगे क्या कहानी करने वाले, ठीक है। लाइन वाइज नाम याद कर लो सभी बच्चे, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। लास्ट वाला भी नहीं याद करोगे स्टेट बोर्ड में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या, आई आर, आई आर, आई आर ही रहता है सब। देखो शुरुआत इंफ्रारेड, पहला वाला जो है ना आपका यूवी होता है, दूसरा विजिबल होता है, उसके बाद से सब आईआर, नियर आईआर, फार आईआर, समझ आ रहा है। लास्ट वाला बबीता, आई आर आई आर आई आर, और छठा वाला भी आई आर होता है। उस्मान सर आके गए क्या?